वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर रेडियस के बारे में पढ़ा था, और न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ में कैसे वेरिएशन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मास पैराबोला एंड मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स। ठीक है, मास पैराबोला क्या होता है और मास पैराबोला मास के साथ में इसके क्या रिलेशन होती है, और ये स्टेबल आइसोबार्स को निकालने के लिए कैसे इसका फॉर्मूला यूज भी किया जाता है, और मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मास पैराबोला बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है मास का a एंड z। मतलब ये जो a, z है, ये क्या डिनोट कर रहा है? मास इज द फंक्शन ऑफ इट्स मास नंबर एंड इन द टर्म्स ऑफ z, यानी कि इसका प्रोटॉन नंबर। तो हम देखेंगे कि जो मास नंबर है वो a के साथ में कैसे वेरिएशन शो कर रहा है। यानी ये जो मास पैराबोला क्या है, मास जो है वो एक पैराबोलिक फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला है वो कैसे बनता है, आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी कंडीशन है वो कैसे आती है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। हमने पिछले लेक्चर्स में सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला देखा था, तो जिसमें क्या था, बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या कैलकुलेट करी थी, ये AV माइनस AS A टू द पावर 2/3 माइनस AC Z इंटू Z माइनस 1 डिवाइड बाई A रेज़ टू पावर 1/3 माइनस A एसिमेट्रिक टर्म्स है ये यहाँ पे, और ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी टर्म्स। ये जो है वो कांस्टेंट है एसिमेट्रिक पार्ट का। ठीक है, और ये जो है वो इसकी पेयरिंग एनर्जी है। ये जो पेयरिंग एनर्जी है ये प्लस माइनस में वेरी करती है। हमने जब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला देखा था तो उसके अंदर हमने ये बोला था कि जो इवन न्यूक्लियाइज हैं उनके लिए जो पेयरिंग एनर्जी टर्म्स होगी वो ज़्यादा होगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी उसमें क्या है, उस केस में बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नंबर आपस में क्या कर लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमने बोला था कि इवन न्यूक्लियर के लिए जो इसकी जो पेयरिंग एनर्जी की टर्म है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर हमने ये माइनस इसलिए बोला था कि ओड न्यूक्लियाई के लिए, यानी कि किसी भी न्यूक्लियाई में अगर ओड न्यूक्लियाइज है, यानी कि प्रोटॉन नंबर ओड हो या फिर न्यूट्रॉन नंबर दोनों ओड केस हो, तो उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज किस लिए हो जाती है? क्योंकि ओड केस में दो न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कि जो कि अनपेयर्ड रहते हैं। ठीक है, और अनपेयरिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीमेंट को शो करने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाया, तो यहाँ पे नेगेटिव। और जीरो किस लिए आया था ये पेयरिंग एनर्जी की टर्म, ओड इवन और इवन ओड कंडीशन के लिए। ठीक है, तो उस केस में मैंने बोला था कि जो पेयरिंग एनर्जी की टर्म है वो क्या हो जाती है, जो पेयरिंग एनर्जी की टर्म है वो जीरो हो जाती है, यानी कि उसमें एक ही न्यूक्लियन जो है वो अनपेयर्ड रहता है। इससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और उससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो आ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ये लिख दिया किसके फॉर्म में, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के फॉर्म में। बाइंडिंग एनर्जी विद सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में देखा है, तो मैंने इसका वहां से इसका फॉर्मूला मुझे लर्न था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, MA, Z ZMP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई C²। बाइंडिंग एनर्जी को मैंने क्या देखा था, बोला था ना डेल M C² होता है। ये डेल M मैंने बताया था कि ये जो है ये मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट की फिर इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, ZMP प्लस NMN माइनस MA, Z। और फिर मैंने बोला था कि ये जो मास डिफेक्ट है ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने एज इट इज उठा के इसकी इसमें वैल्यू रख दी थी, तो मेरे पास क्या आया था, ये बन गया था। यानी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या बना था हमारे पास, ZMP प्लस NMN माइनस MA, Z। ठीक है, अब मैं इस मास को इस इधर लेके जाऊंगी तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी ये जो टर्म है इनका जो मास है वो किस में होता है, MeV/C²। ठीक है, और इसके अंदर ये भी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इधर लेके जाऊंगी तो बाई C²। अब हम जानते हैं बाहर भी C² अंदर भी, तो कैंसिल होकर किस में बच जाएगा, ओनली MeV में बच जाएगा। हमने ये चीजें पहले के लेक्चर्स में देखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से
यहाँ से मैंने ये जो टर्म है वो क्या लिख दी, एम ए कोमा जेड इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, ये लिख दी मैंने यहाँ पे। हमें क्या देखना है, मास के टर्म में इसका फंक्शन देखना है कि जो हमें पूरा जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें क्या करना है, मास के टर्म में इसको पूरे मास को हमें इसके मास नंबर एंड जेड में इसके फॉर्म में हमें क्या बनाना है, पूरी कंप्लीट इक्वेशन बनानी है। तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या होगी, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ये क्या है, ए वी ए माइनस ए एस ए टू द पावर 2/3 माइनस ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 ए 1/3, ये पूरी वैल्यू उठा के इसमें रख दे रहे, ठीक है। ये जो है ये क्या है, एसिमेट्रिक कांस्टेंट है, a माइनस 2z होल स्क्वायर डिवाइड बाय a और प्लस माइनस AP क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, ये रख दी। अब मेरा ये मेन मकसद क्या है ये सब करने का, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट जो इक्वेशन है वो किस में चाहिए है, a एंड z के फंक्शन में चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इसके बीच में मास और z के साथ में, सॉरी मास और a के साथ में इसका क्या कर सकूं, ग्राफ प्लॉट कर सकूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन मुझे a एंड z के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से मैंने बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू उठा के रख दी। अब इसके अंदर जो z जो आ रहा है उसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, a नंबर वालों को अलग अलग ही कॉमन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से क्या किया, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ए वी ए, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा, ए एस ए रेज टू पावर 2/3 प्लस ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 ए रेज टू पावर 1/3 प्लस बाहर माइनस है ना तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ए एसिमेट्रिक टर्म ए माइनस 2z होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस माइनस ए पी 3/4, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें टर्म्स को अलग अलग करेंगे हम, तो ये बोर्ड पे मैंने इसको सोल्व किया है, तो देखते हैं समझते हैं इसको। यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, ये जो मास a को मास z है इसको हमने सेपरेट कर लिया था और इसको बाइंडिंग एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ये फॉर्मूला तो मोस्ट फेमस है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये देखा था। बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में जो ये जो मास आता है, एटॉमिक मास, इसको हम कैसे लिखते हैं, ZMP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर c², ठीक है। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज देखी हमने, तो ये आगे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज एज इट इज उठा के हमने डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म में इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो n है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस z, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ये तो एज इट इज आ गया ZMP प्लस n को मैंने क्या लिख दिया, a माइनस जेड एम एन, ठीक है। फिर माइनस, अब ये तो ब्रैकेट के बाहर में क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो माइनस ए बी प्लस ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर भी माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए एस ए रेज़ टू पावर 2/3। अब मैंने इन सबको क्या किया है, ब्रैकेट से जस्ट बाहर निकाला है, यहाँ तक मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, इन टर्म्स को क्या किया है, ब्रैकेट से बाहर निकाला है। फिर मैंने क्या किया, ये जो ए नंबर वालों को है ना, इनको मैंने अलग कर लिया, जैसे ZMP प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, AMN माइनस ZMN, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस AVA प्लस AS ए रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ये क्या, ये यहाँ से AC Z इंटू Z माइनस 1 है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, AC इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग टर्म्स को किया है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है मैंने उनको खोल के सेपरेटली लिखा है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये Z² ए रेज़ टू पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो मैंने क्या किया, माइनस AC Z डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर 1/3 प्लस यहाँ तक का हो गया, ठीक है। अब देखिए बाहर क्या है, ये एसिमेट्रिक कांस्टेंट है, तो एसिमेट्रिक कांस्टेंट इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने इसका होल स्क्वायर खोला है, मतलब a माइनस 2z वाला होल स्क्वायर है ना, इन टर्म्स को खोला है। इन टर्म्स को खोलने के बाद मेरे पास ये क्या है, और मैंने बाहर इसको क्या किया है, अंदर वाले से क्या कर दिया, एसिमेट्रिक टर्म से इस होल स्क्वायर को खोल के मल्टीप्लाई किया है, जस्ट ओनली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर ये जो टर्म्स है इसको मैंने क्या लिखा है, ये तो अलग ही टर्म है ना, AP ए रेज़ टू पावर 3/4, इसको मैंने EP अज्यूम कर लिया, EP यानी पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, प्लस माइनस पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। फिर
अब देखो जो a है फंक्शन ऑफ जिन जिन के मल्टीप्लिकेशन में a है, a को कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, ये ले लिया। a कहाँ कहाँ है ये देखिए, a इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स ऐसी हैं, कौन कौन सी, 1 2 3 एंड 4। तो मतलब 4 के अंदर a आ रहा है ना, तो मैंने इस a को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या बना, यहाँ पे a है ना तो बाहर a कॉमन ले लिया, mn माइनस av, और ये आ गया, तो a बाहर है तो a रेज़ टू पावर माइनस 1/3 तो बचा ना अंदर, प्लस, ठीक है, a यहाँ पे क्या है, a सिमेट्रिक, ठीक है, ये बन गया प्लस। इस बार मैंने क्या किया, z को कॉमन ले लिया इस पूरी टर्म में से। तो आप ये देखेंगे कि z कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। एक तो आपको क्या करना है, z वाली टर्म्स को अलग कॉमन लेके करना है, एंड z जिनमें स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर वाली टर्म्स को आपको अलग करना है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर z किस किस के अंदर आ रहा है, कितने टर्म्स ऐसे हैं जिसके अंदर z आ रहा है। तो टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, मतलब 4 टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन कॉमन z को कॉमन लेके जो टर्म्स बची हैं जिनके साथ में z है उसको मैंने लिखा है। फिर अब क्या देखना है, ऐसे कितने टर्म्स हैं जिसके अंदर क्या आ रहा है, z स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने z स्क्वायर को कॉमन लेके ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर z स्क्वायर आ रहा है। 2 टर्म्स कौन सी है, एक तो ये वाली, फिर नेक्स्ट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ये वाला। अब ये जो पेयरिंग एनर्जी वाली टर्म है, ये अकेली ऐसी टर्म्स हैं जिसमें ना तो a का फंक्शन है और ना ही क्या है, ये z का फंक्शन है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, प्लस माइनस ep, ठीक है, इससे डिनोट कर दिया। ये ep क्या है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है। फिर से देख लो मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके अंदर z कॉमन आ रहा है, फिर a कॉमन आ रहा है और z स्क्वायर का बन रहा है। तो ये जो मास है इसका, ये किसके फॉर्म में बन गया, a के फॉर्म में बन रहा है, z के फॉर्म में बन रहा है z स्क्वायर। ये जो ep वाली है ये अकेली ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर ना तो a कॉमन है ना z कॉमन है। तो इसको मैंने सेपरेटली किसके फॉर्म में लिख दिया, प्लस माइनस ep की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है पार्ट, इसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। कोई भी ऐसा मैंने टर्म यूज कर ली इस ब्रैकेट वाले टर्म को, ताकि ये जो मुझे क्या वेरिएशन दिखाना है, a एंड z में इसको फंक्शन को बनाना है, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। इस टर्म को मैंने क्या बोल दिया, ये बीटा पार्ट बोल दिया। और ये वाला क्या बोल दिया, गामा। और ये क्या है, प्लस माइनस ep, यानी ये टर्म को मैंने अलग कर दिया। ये किसी के भी कॉमन में नहीं आ रहा है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, अलग, ठीक है। अब मेरे पास जो कंप्लीट इक्वेशन है वो क्या बन गई, मास a z इक्वल्स टू अल्फा a प्लस बीटा z प्लस गामा z स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा। कुछ बुक्स में इसको ep इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ep भी यही है और डेल्टा भी है। डेल्टा ये क्या है, डेल्टा किससे डिनोट, डेल्टा क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि इसमें दो टाइप के वेरिएशन शो हो रहा है ना, प्लस भी माइनस भी, ठीक है। इवन के लिए इसमें प्लस शो हो रहा है और ओड के लिए इसमें माइनस हो रहा है। तो इसमें वेरिएशन आ रहा है ना, तो वेरिएशन को मैंने इसमें डेल्टा से डिनोट किया है, ठीक है। तो जो मेरी कंप्लीट इक्वेशन है मास पैराबोला की फॉर्म में, वो क्या बन गई, एम a z अल्फा a प्लस बीटा z प्लस गामा z स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा। तो अब हम ये डेरिवेशन करने के बाद, ये डेरिवेशन कहाँ से आया है, बाइंडिंग एनर्जी आया है, बाइंडिंग एनर्जी से वैल्यूज पुट करने के बाद आया है। तो ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला से। आप मेरे पिछले वाले लेक्चर देखोगे उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करवाया है कि ये जो 5 एनर्जी टर्म्स है ये कैसे आती है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख के ही यहाँ पे आए हो। तो अब हमने क्या बना लिया, इसको a और z के अंदर इसको फंक्शन बना लिया इस मास को। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका मास। और तो चलिए अब हम देखते हैं इसका मास पैराबोला कर्व, यानी मास का z के साथ में इसका वेरिएशन। तो ये हमारा मिला था हमें मास z a, यानी मास जो है किसका फंक्शन है, z एंड a का फंक्शन है। तो हमें जो ड्राइव किया तो हमें ड्राइव करने से एक्सप्रेशन क्या मिला, अल्फा a प्लस बीटा z प्लस गामा z स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा। डेल्टा मैंने क्या बोला, इसकी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, मास पैराबोला इक्वेशन। ये मास पैराबोला इक्वेशन कैसे मान ली मैंने इसको, कि अगर मैं इसमें a को कांस्टेंट कर दूं, यानी a को मैं जो है इसमें
कांस्टेंट रखूं, तो ये जो मास की इक्वेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर है तो यानी कि ये क्या बनेगा, एक पैराबोला फॉर्म बनेगी यहाँ पे, ठीक है। कैसे बताई मैंने, ये जो मास a, z है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर अगर मैं z को कांस्टेंट ले लूं, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं a को कांस्टेंट कर दूं तो यानी क्या लिख दूं, इफ a इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट होते ही ये जो इक्वेशन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी हाईएस्ट पावर पे डिपेंड कर रही है, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, z स्क्वायर। तो z स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी m का z नंबर के साथ में, तो क्या बनेगा, एक पैराबोलिक फॉर्म बनेगी। तो मैंने ये पैराबोलिक फॉर्म बना दी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे इसकी मिनिमम एनर्जी को शो कर रहा है, यानी क्या है, एक स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे ज्यादा मिनिमम यहाँ पे होगी, इसकी बजाय इसमें यहाँ होगी, यानी ये जो पॉइंट है ये स्टेबल पॉइंट है। तो स्टेबल पॉइंट होने के लिए यहाँ पे जो आइसोबार जो न्यूक्लियाई होंगी, मतलब इस पॉइंट के अराउंड जो न्यूक्लियाइज होंगी वो क्या होंगी, मोस्ट स्टेबल होंगी। मोस्ट स्टेबल कंडीशन हमने यहाँ से देख ली। अब यहाँ पे इस पेयरिंग एनर्जी का देखो क्या करना है। इस पेयरिंग एनर्जी को मैंने क्या बोला, इनको तीन केसेस में मैंने डिवाइड किया था। जब मैंने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो तीन टाइप से अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी को शो करती है। तो पहला कौन सा केस है, फॉर इवन केस, यानी इवन केस के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए इसको मैंने क्या बोलते हैं, प्लस डेल्टा, ठीक है। इवन केस के लिए यानी किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर अगर प्रोटॉन्स भी इवन है एंड न्यूट्रॉन नंबर भी इवन है तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इवन केस। और इवन केस के लिए हमने क्या देखा था, जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है वो क्या आती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव आती है। उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने से उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा। तो इसलिए जो मैंने बोला था कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी टर्म है उसको मैंने प्लस से डिनोट किया था और बताया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए मैंने इस एनर्जी टर्म्स को क्या बोल दिया, प्लस डेल्टा से शो कर दिया, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट देखा था फॉर ओड केस, यानी किसी भी न्यूक्लियाई में अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ओड नंबर ऑफ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स है, दोनों ही ओड केस है, तो उसके लिए उस केस में क्या बोला था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इसकी डिक्रीज होती है। और वो किस वजह से डिक्रीज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन द पेयरिंग एनर्जी टर्म्स, ठीक है। अब पेयरिंग एनर्जी इसमें डिक्रीज हो रही थी तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। लेकिन एक केस ऐसा था इवन ओड या फिर इवन ओड केस, यानी किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है या फिर इसका वाइस वर्सा है, तो मैंने क्या बोला था, वहां पे बाइंडिंग एनर्जी है जो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी जीरो होने के कारण इसकी जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है वो भी क्या होती है, जीरो। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है मास एंड जेड के बीच में, मास नंबर और प्रोटॉन नंबर के बीच में। और यहाँ से मैंने बोला कि पैराबोलिक कर्व बनता है। पैराबोलिक का मैंने बता दिया कि अगर इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर मास नंबर को कांस्टेंट रखूं, यानी a को मैं कांस्टेंट रख दूं, तो ये जो मास नंबर है इसकी मोस्ट हाईएस्ट पावर पे इस पे डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन के अंदर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, स्क्वायर में है। तो यहाँ से मैंने इसको पैराबोला बोल दिया और बताया कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल पॉइंट है। मोस्ट स्टेबल पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है जिसपे क्या है, इसकी एनर्जीज क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये क्या बता दिया यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स की नेट लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें एक ऐसी कुछ इक्वेशंस गिवन रहती है, एक हमें मास की टर्म में इक्वेशन गिवन रहेगी जिसमें क्या होगा, इस टाइप की वैल्यूज होंगी और हमसे पूछेगा कि इनमें से किस ए वैल्यू के लिए ये जो न्यूक्लियाई है वो मोस्ट स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, यानी कौन से मास नंबर के लिए जो न्यूक्लियाई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उस केस में हमें क्या देखना है, इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इसके z के रेस्पेक्ट में, कीपिंग मास नंबर कांस्टेंट। यहाँ से मैंने मास नंबर को कांस्टेंट रख के ही ये कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें a नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। हमें किसके डिफरेंशिएशन करना है, z नंबर के रेस्पेक्ट में, यानी ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन गिवन रहेगी उसमें हमको z की रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद में उसकी क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू में
हमारे पास आ गई तो हमें क्या पता लगेगा, ये z की कौन सी वैल्यू के लिए जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कंडीशन फॉर। तो अब हम क्या देखेंगे, कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी तो मेरे पास वो स्टेबल पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और मैंने इसको कंप्लीट z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया कीपिंग ए कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल m एक इस पूरी का मैंने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, z की वैल्यू आ जाएगी। और वो z की वैल्यू आने से मुझे क्या पता लगा कि किस न्यूक्लियाई के लिए जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मास नंबर की फॉर्म में गिवन ना हो और मुझे ये बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में गिवन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बाइंडिंग एनर्जी को उसके z नंबर के रेस्पेक्ट में, यानी इस इक्वेशन, अगर ये वाले इक्वेशन हो, मान लो इस ये बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन दे रखी, इसमें z देखना है हमें और z के रेस्पेक्ट में इसको बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसके z के रेस्पेक्ट में कीपिंग ए कांस्टेंट, इसके मास नंबर को कांस्टेंट रखे। ठीक है, तो उसको z के 0 के इक्वल कर देंगे तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, कि नेट लेवल में किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। एक छोटी ट्रिक और भी है कि अगर हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालना है z का मान लो 83 है, 84 है, 85 समथिंग ऐसे कुछ भी आ रहा है और इस फॉर्म से हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये काफी लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं रहता है, z का एक इक्वेशन फॉर्म में बन जाती है। तो वो तो जैसे z का कुछ इस तरीके से डिवाइड भी कुछ और होगा जिसमें a नंबर भी आएगा, तो उससे हमें क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लग पाती। तो इसके लिए हमारे पास z की एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है। z इक्वल्स टू क्या होता है, a डिवाइड बाई 2 प्लस 0.015 a रेज़ टू पावर 2/3। ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट z वैल्यू निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। यानी किसी भी इक्वेशन से हमें पूछेगा कि z की किस वैल्यू के लिए न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है। मास नंबर आपको गिवन रहेगा, ठीक है, उस मास नंबर से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वो z की एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था वो, z इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर a अपॉन 2 प्लस 0.015 a टू द पावर 2/3। और ये क्या फॉर्मूला था, जिसमें z की एग्जैक्ट वैल्यू हमें बतानी होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा जिसमें मास नंबर गिवन रहेगा और हमें क्या बताना है, z की एग्जैक्ट वैल्यू। तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, z इक्वल्स टू a अपॉन 2 प्लस 0.015 a टू द पावर 2/3। ठीक है, ये जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा है जिसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी किसकी फॉर्म में है, a एंड z नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, हमें क्या मतलब है, इससे मतलब है कि यानी मास नंबर हमें कितना दे रखा है, 216। ठीक है, इससे मतलब है हमें, और हमें क्या बताना है, z फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेल b बाई डेल z इक्वल्स टू 0 करके, यहाँ से फिर z की वैल्यू, ये जो सारी टर्म्स हैं ये इसमें रख देंगे, फिर यहाँ से जो z की वैल्यू है वो निकल के आएगी। वो थोड़ा सा बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो उतने लेंथी प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, एग्जाम टाइम में हमें इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो हमें क्या करनी है, ये आसान वाली ट्रिक लगानी है, z इक्वल्स टू a अपॉन 2 प्लस 0.015 a टू द पावर 2/3। इससे देखते हैं कैसे क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे जो मास नंबर है वो कितना है, 216। ठीक है, z इक्वल्स टू 2 प्लस 0.015 और a टू द पावर 2/3। a कितना है, 216 टू द पावर 2/3। अब इसको हमें क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि ये जो क्यूब है इसकी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 0.015, ये किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गई तो ये कितना बन गया, 2 प्लस 0.015 और 6 का स्क्वायर बन गया ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब ये जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, ऑलमोस्ट हमारा कितना आएगा आंसर,
85.03 मैंने ये सोल्व किया था अभी, तो मेरा तो यही आंसर आया था 85 पॉइंट समथिंग। तो इसके अंदर अप्रोक्स कितना है हमारा, अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। अगर आपका कंप्लीट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, 84। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ये आंसर आया था। तो इसमें देखो आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 84। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, z इक्वल्स टू 84। तो हमें नेट में इस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे एक तो हमारा उससे आ जाएगा डेल बी बाई ए कोमा जेड बाई डेल जेड, यानी उसको डिफरेंशिएट कर दे फिर जीरो के इक्वल कर दे। तो एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ ये वाला मेथड है, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जेड का पता लग जाता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला ज्यादा प्रीफर करेंगे, ये वाला। अगर हमें टर्म्स काफी लंबी दे रखी है, जैसे z इक्वल्स टू कुछ भी ए नंबर का, अगर ए हमें एग्जैक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको ये देखना है। अगर हमें ए नंबर सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ पे 216 की जगह पे अगर 270 भी होता, 300 समथिंग होता, कुछ भी होता, तो हम क्या देखते हैं कि हमें z नंबर पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते। वो उस बड़ी वाली इक्वेशन पे नहीं जाते डिफरेंशिएट करके, हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है ना। इसमें जैसे मास नंबर हम एज इट इज डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा z आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा है और ये जो बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन है ये ए नंबर और उसके z में दे रखा है, और हमें क्या पूछा है कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार यानी z की वैल्यू पूछी है, तो उसके अंदर खूब सारे ऑप्शन होंगे जिसमें क्या जो ए नंबर है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे काफी बड़ी सारी टर्म्स आएंगी। तो वो एक तो वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो कब लगाना है, जब ये मास नंबर एग्जैक्ट हमें गिवन नहीं होता है। अगर ये एग्जैक्ट गिवन है तो हम किस फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे, इस वाले को। तो चलिए हम उस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे ताकि हमें ये दोनों फॉर्मूला आपस में कब कैसे और कैसे रिलेट करना है, ठीक है, वो देखते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है, जो क्या है, मास ए कोमा जेड इक्वल्स टू 1/c² एफ ऑफ ए प्लस गामा जेड प्लस बीटा जेड स्क्वायर, जहाँ पे अपने को गामा एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या पूछ रखा है, कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ ए। तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डेल एम ए कोमा जेड बाय डेल जेड कीपिंग ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लगाएंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हमें डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो जेड की वैल्यू आ रही है वो हम देखेंगे। तो पहले हम इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले ये जो वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है इसकी फॉर्म में इसमें लिखते हैं m की फॉर्म में। तो m a कोमा z हमारे पास क्या बन गया, 1/c² बाहर है, f ऑफ a प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी गामा की वैल्यू क्या है, -4a इंटू ए सिमेट्रिक टर्म। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में इसके क्या है, z है, प्लस बीटा की वैल्यू में क्या दे रखे हैं, ac a raised to power -1/3 प्लस 4a इंटू ए सिमेट्रिक टर्म a इनवर्स। ठीक है, अब बाहर इसके साथ में क्या है, z², इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब हमने ये क्या बनानी, इन पूरी अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी, गामा तो इसमें नहीं, सॉरी बीटा एंड गामा की वैल्यू इसके अंदर रख दी। तो हमारे पास क्या बना, मास का ये एक्सप्रेशन बना। अब हमें इसमें क्या है, कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार देखना है। तो हमने क्या देखी थी, मोस्ट स्टेबल आइसोबार की कंडीशन कि इसका z नंबर के साथ में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग इट्स मास नंबर कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या है, डेल बाय डेल जेड कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसमें z का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये देखेंगे तो 1/c² मैंने बाहर रख लिया, -4 इंटू एसिमेट्रिक टर्म। ठीक है, z का क्या हो जाएगा, 1 डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, प्लस z², ये क्या है 2z, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ac a टू द पावर -1/3 प्लस ये इसके साथ में होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2z, तो मतलब 8z बन जाएगा ये, इंटू एसिमेट्रिक टर्म a इनवर्स इक्वल्स टू क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, z को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो डेल m बाय डेल z 1, तो इसको 0 कर दो, ये तो क्या है 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगी, z को कॉमन ले लूंगी। z को कॉमन लेने से क्या बन गया मेरे पास, 2ac
प्लस 8 एसिमेट्रिक डिवाइड बाय ए, और क्या बन गया प्लस का 4 इंटू एसिमेट्रिक टर्म, ये मेरे पास बन गई। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इज इक्वल्स टू जेड 2, मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या बन गया 2z AC a टू द पावर -1/3 प्लस ये क्या बन गया यहाँ से 4 एसिमेट्रिक टर्म डिवाइड बाय a, और इधर क्या है अपने पास 4 एसिमेट्रिक टर्म, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये कितना बन गया z इक्वल्स टू 2 इंटू एसिमेट्रिक टर्म, और इसमें इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन AC a रेज़ टू पावर -1/3 प्लस 4 एसिमेट्रिक डिवाइड बाय a, ये मेरे पास क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये नोट डाउन कीजिए, इसको आगे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक्सप्रेशन बना था z इक्वल्स टू a 2 एसिमेट्रिक, ये हमारा एक्सप्रेशन बना था। इसमें हमने क्या किया है आगे, एक्सप्रेशन क्या बना था z का, ये बना था। अब हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में अगर मैं ये 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा मेरा AC a -1/3, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा प्लस एसिमेट्रिक इंटू a इनवर्स, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा एसिमेट्रिक। अब मुझे ये एसिमेट्रिक टर्म जो है ये कैंसिल करनी है, तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 2 चीज़ें कॉमन ले रही हूँ, मतलब इस कंप्लीट चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। तो यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया 4, तो ये एसिमेट्रिक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर क्या बन गया 2/a बन गया यहाँ से, और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, ऐसे आ गया 1 प्लस AC a रेज़ टू पावर a, अगर a इनवर्स मैंने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा 2/3 बचेगा, इस टर्म में जो -1/3 ना यहाँ पे, तो ऊपर क्या बचेगा a टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 4a इंटू एसिमेट्रिक टर्म, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया। अब ये जो है a ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा a/2 1 प्लस AC 2/3 अपॉन में 4 इंटू एसिमेट्रिक टर्म। इसको मैंने इसको 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में बनाना है हमें, तो इसलिए मैंने जो टर्म्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म जो मैं कॉमन लेके काट सकती हूँ उनको मैंने काटा है, और यहाँ से ये जो इक्वेशन क्या बन गई a/2 इस फॉर्म में बन गई। तो ये क्या बन गया हमारा Z फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स। तो मैंने आपको बताया था, 2 रूट बताए थे इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि अगर आपको डायरेक्टली A की वैल्यू गिवन है, यानी A की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जैसे 216 दे रखी थी लास्ट क्वेश्चन में, जैसे 230 दे रखी है, तो उस केस में हम कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार यानी Z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Z इक्वल्स टू a अपॉन में 2 प्लस 0.015 a रेज़ टू पावर 2/3, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्टली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, Z की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें इस बड़ा सा फॉर्मेट दे रखा है और हमें जो a की वैल्यू है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में वो आंसर लेके आना है। तो मैंने क्या किया, ये जो कंप्लीट है इसको मास के फॉर्म में कुछ अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज पुट कर दी, और फिर मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मोस्ट स्टेबिलिटी कंडीशन जानने के लिए। तो मेरे पास क्या बना, Z का Z कॉमन लेके इक्वेट टू 0 किया, और इसमें Z कॉमन लेके मैंने देखा कौन से टर्म्स इसमें कैंसिल हो रही, तो मैंने कैंसिल आउट किया, और जो फालतू की जो कॉन्स्टेंट्स जैसे AC है, एसिमेट्रिक है, इसमें क्या आ रहे हैं, 2 कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, एक तो AC और एसिमेट्रिक टर्म। हमें क्या करना है, उसको एक ही उसके अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब कांस्टेंट कोई भी यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए, 2 कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। उससे हमें क्या Z की वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही कांस्टेंट रखने के लिए इस पूरे टर्म को क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया, जिससे मेरा कि क्या बन जाए, एक कांस्टेंट की टर्म में रह जाए आंसर। तो यहाँ से मैंने जब सोल्व किया तो मेरा क्या आया, Z इक्वल्स टू a/, तो ये हमारे पास Z इक्वल्स टू क्या बन गया, a/2 1 प्लस AC a² 2/3 डिवाइड बाई 4 एसिमेट्रिक टर्म। इससे हम मोस्ट स्टेबल आइसोबार Z भी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में AC की वैल्यू दे रखी हो और हमें A जो है वो न्यूमेरिकल टर्म में दे रखा हो और हमें एसिमेट्रिक टर्म भी न्यूमेरिकल में दे रखा हो, तो हम उसे जो Z है वो भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन
कुछ क्वेश्चंस में एसी और एसिमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू जो वो होती है हमें गिवन नहीं होती, तो हम उसको डायरेक्टली निकाल नहीं पाते, तो उसके लिए हम जो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। इससे क्या है, हमें ना तो इसमें एसी की यानी कूलम्ब एनर्जी टर्म की जो कांस्टेंट उसका जरूरत है, और ना हमें एसिमेट्रिक कांस्टेंट की जरूरत है, इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके क्या है, इसको शॉर्टेस्ट वे में इसका जेड जो निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, मास पैराबोला, और मास पैराबोला देखने के साथ हमने क्या देखा, दो कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबिलिटी, कंडीशन आइसोबार्स की, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।